हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हो सभी? आशा करता हूँ कि सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। तो आज हम वो चीज़ करेंगे जो चैप्टर हम कर चुके हैं और उस पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो कुछ सिंपल क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, जिससे आपके प्रीवियस जो आपने पढ़ी है चीज़ें उसका रिवीजन भी आपका हो जाएगा और आपको पता भी लग जाएगा कि क्वेश्चन किस हिसाब से बन सकते हैं और उस पे किस हिसाब से ऑप्शंस जो है वो एग्जामिनर सेट करता है। तो इसी चीज़ पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आ जाएं सभी और कमेंट करके आप लोग जरूर बताना कि चीज़ें जो है वो आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही, किस हिसाब से आप लोग जो है पढ़ाई कर रहे हैं, कितनी तैयारी कर रहे हैं। और एक बड़ी खुशखबरी बता देता हूँ तुम लोगों को कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा नहीं है। बस थोड़ा सा मेहनत कर लोगे, थोड़ा सा भी पढ़ लोगे तो भी नंबर अच्छे बन जाएंगे। ठीक है, अब नंबर अच्छे बनने का फायदा क्या होगा? तो वो ये होगा कि कल को तुम्हारी ज्वाइनिंग आती है तो प्रेफरेंस के हिसाब से तुम अपनी लोकेशंस मांगते हो। तुम्हारे अगर नंबर अच्छे होंगे तो तुम्हारा होम डिस्ट्रिक्ट में तुम्हें ज्वाइनिंग दे देंगे। ठीक है, अपने घर के पास ही ज्वाइनिंग मिल जाएगी भैया, और क्या चाहिए? घर के पास ही ज्वाइनिंग आ गई है ना। तो इसलिए मेहनत करना। देखो, पास तो तुम थोड़ा बहुत पढ़ोगे तो भी हो जाओगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत कम है सीईटी के बाद। दूसरी चीज़ ये बचती है कि अगर तुम थोड़ा सा मेहनत एक्स्ट्रा कर लेते हो, 2-4 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, तो उस कंडीशन में तुम्हें ये फायदा मिलेगा कि तुम्हारी जो ज्वाइनिंग आती है वो तुम्हारे घर के बिल्कुल नज़दीक आ जाएगी। तो इस हिसाब से पढ़ना कि घर के बिल्कुल नज़दीक आ जाए। आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है प्रारंभिक विद्युत इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो हमारा पहला चैप्टर था जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन पढ़ा था, न्यूट्रॉन पढ़ा था। वो जो चीज़ें पढ़ी थी उसके हिसाब से आप लोगों को अब मैं कुछ क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है। 1 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। देखो, इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है? ऋणात्मक चार्ज होता है। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है? ऋणात्मक चार्ज होता है। और ये ऋणात्मक चार्ज होता कितना है? तो ये होता है 1.6 माइनस का आएगा, ठीक है, इंटू 10 की पावर माइनस 9, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। ठीक है, अब इसमें से ऑप्शन आप लोग चूज कर लो कि कौन सा आ रहा है। माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर, देखो यहाँ पर एक माइनस दे रखा है और यहाँ पर प्लस दे रखा है, तो इसमें से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन आप लोगों का राइट हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइपिंग का वैसे आ रखा है कुछ। तो माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ी सी चीज आप लोग समझ लें, दोबारा बता देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन ये क्या है? नाभिक। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है? नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में चक्कर लगाता है। एक बार दोबारा इस चीज को आप लोग जो है वो रिपीट कर ले। इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन का आवेश ये होता है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में चक्कर लगाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर 2 क्वेश्चन देखते हैं कि प्रोटॉन का आवेश क्या होता है? प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है? देखो, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का चार्ज क्या होता है? बराबर होता है, लेकिन प्रोटॉन पर क्या होता है? धनात्मक। ठीक है, इस पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव में कितना होगा? प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। ठीक है, ये क्या होगा? प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। ध्यान रखना, यहां पर प्लस 19 नहीं करना है। ये मत कर देना कि प्लस 19 हो गया, प्लस 19 करते ही गलत हो जाएगा तुम लोगों का। ठीक है, तो तुम्हें यहां पर क्या करना है? ये चीज क्या हो जाएगी? तुम लोगों की गलत हो जाएगी। तो तुम्हें करना है प्लस, यहां पर सिर्फ 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। ठीक है, कूलाम क्या है? आवेश का मात्रक है। कूलाम को क्या बोलते हैं? चार्ज का जो मात्रक होता है उसको क्या बोला जाता है? कूलाम बोला जाता है। अब बात करते हैं कि प्रोटॉन जो है वो पाया कहाँ पे जाता है। ये इलेक्ट्रॉन की एक संरचना बना दी मैंने। अब इलेक्ट्रॉन का ये क्या है? हाँ जी मैम, ये इलेक्ट्रॉन की संरचना बना दी। इसको क्या बोला है? नाभिक बोला है, या इंग्लिश वाले बच्चे जो हैं उनको बता देता हूँ, इसको बोला जाता है न्यूक्लियस। इसके अंदर क्या पाया जाता है? मेरा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों चीजें पाई जाती है। यहाँ पर क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन, जो कक्षाओं में गति करता है। ये पॉजिटिव चार्ज होता है और जो न्यूट्रॉन है इस पर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, नो चार्ज या आवेश रहित इसको बोल सकते हैं। तो प्रोटॉन के बारे में आपको पता लग गया होगा कि प्रोटॉन कहाँ पे पाया जाता है। तो ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। न्यूक्लियस के अंदर 2 चीजें पाई जाती है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? कक्षाओं में चक्कर लगाता है, यानी कि
इसका काम क्या है, घूमना, ठीक है। और ये दोनों चीजें क्या होती है, स्टेबल होती है। चलिए क्लियर है। तो यहां पर प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम इज राइट आंसर, ठीक है। राइट आंसर पता लग गया कि राइट आंसर क्या है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक दो चीजें और आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भैया इनकी खोज किसने की है, तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी। एक ट्रिक बताई थी मैंने, ईंट पर नाच, है ना, ईंट पर नाच, ये एक ट्रिक बताई थी। तो पै से प्रोटॉन, रे से रदरफोर्ड। अब खोजकर्ता भी साथ के साथ कर लेते हैं, रिपीट हो जाएगा भैया। खोजकर्ता क्या है, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड नामक एक वैज्ञानिक था जिसने क्या करी थी, इसकी खोज करी थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है, थॉमसन, या इसको क्या बोल सकते हैं, टॉमसन भी लिख सकते हैं। अंग्रेजी वाले जो बच्चे होते हैं वो टॉमसन लिख दे भैया कि किसने खोज करी थी, ठीक है। नेक्स्ट आता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का जो क्वेश्चन है वो अपना अगला क्वेश्चन है, उसी पे चर्चा कर लेते हैं कि न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी। तो न्यूट्रॉन पर क्या होता है, कोई आवेश नहीं होता, यानी कि आवेश रहित होता है। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि परमाणु के नाभिक में दो चीजें पाई जाती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन न्यूट्रॉन के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता, किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता, यानी ये क्या होता है, आवेश रहित तो होता है। अब इसकी खोज किसने की थी, वही ट्रिक, ईंट पर नाच, वो वाली ट्रिक, ठीक है। नाच का मतलब क्या आ गया, ये न्यूट्रॉन ले लिया मैंने, न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन के ऊपर चे से मतलब चैडविक। तो जेम्स चैडविक नामक एक वैज्ञानिक था जिसने क्या करी थी, न्यूट्रॉन की खोज करी थी। क्लियर है। न्यूट्रॉन पर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, और इसका खोजकर्ता कौन आ गया, चैडविक आ गया। आवेश किसी भी प्रकार का नहीं पाया जाता, ना नेगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। क्लियर। चलिए दूसरी चीज पढ़ते हैं कि आवेश का मात्रक क्या होता है। आवेश इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है, चार्ज बोला जाता है। आवेश का मात्रक होता है कूलम। कहीं पर ये कूलम्ब भी लिखा हुआ मिलेगा तुम्हें, ठीक है, कहीं कहीं पर ये कूलम्ब भी लिखा हुआ मिलेगा, या कूलम, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चीजें भी आप लोगों को बता देता हूं कि भैया फेरेड जो होता है वो किसका मात्रक होता है, कैपिस्टर का, ठीक है, कैपिस्टेंस का मात्रक होता है फेरेड, कैपिस्टेंस। कैपिस्टेंस को किस चीज में मेजर करते हैं, फेरेड के अंदर, ठीक है। वाट किसका होता है, ये आगे आगे क्वेश्चन आते जाएंगे, उसमें बताता चलूंगा फिर मैं तुम्हें साथ के साथ। चलिए नेक्स्ट क्या है, आवेश का अन्य मात्रक क्या होता है। आवेश का एक मात्रक अभी हम लोगों ने पढ़ा था कूलम। अब दूसरे मात्रक पे चर्चा करते हैं कि आवेश का दूसरा मात्रक क्या होता है। तो आवेश का एक फॉर्मूला होता है Q = I × T, ठीक है। I का मतलब क्या आ गया, एम्पियर, एम्पियर, और T का मतलब क्या है, सेकंड। Q = क्या होता है, IT। ये एक फॉर्मूला है, आवेश ज्ञात करने का एक फॉर्मूला है। Q का मात्रक क्या होता है, आवेश, आवेश का मात्रक क्या है, कूलम। तो आवेश इक्वल टू क्या है, आवेश का दूसरा मात्रक यहां पर आ जाएगा हमारे पास, एम्पियर सेकंड किस में है, ए ऑप्शन। तो यहां पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कूलम का एक मात्रक अभी हम लोगों ने, आवेश का एक मात्रक अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कूलम पढ़ा था, ठीक है। एक तो मात्रक होता है कूलम, और दूसरा जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर × सेकंड या एम्पियर सेकंड। क्लियर है। चलिए ये सारी की सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को करवा दे रहा हूं मैं। दूसरा है कि एक एम्पियर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक एम्पियर धारा है। तो एक चीज पढ़ी थी ना कि अगर किसी कंडक्टर में से एक सेकंड समय में 6.24 × 10⁻18, ये चीज पढ़ी थी ना हम लोगों ने कि 6.24 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, पर सेकंड प्रवाहित हो जाए तो धारा का मान 1 एम्पियर होगा, ठीक है। अब हम लोगों को देखना है कि 1.24 6.24 तो इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा। अब हम नजदीकी ऑप्शन चूज करेंगे, तो नजदीकी ऑप्शन जाता है ये वाला, ठीक है। वैसे इसकी मात्रा कितनी होती है, 6.2417 ऐसे ऐसे करके कुछ होती है, ठीक है। तो नजदीकी अगर हम लोग देखेंगे तो नजदीकी बनता है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, ठीक है। तो इसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे,
आंसर का जो नजदीकी चीज होगी उसको निकाल देंगे। अगर 6.24 मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर 6.24 नहीं मिलता तो हम चूज करेंगे 6.25 वाला। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि 1 एम्पियर जो होता है वो किसके बराबर होता है? 1 एम्पियर, 1 एम्पियर की परिभाषा हम लोगों ने अभी पढ़ी है। तो 1 एम्पियर जो होता है वो किसके बराबर होता है? हाँ जी, तो एक चीज पढ़ी थी ना हम लोगों ने कि Q इक्वल टू आई टी पढ़ी थी हम लोगों ने ना। तो I इक्वल टू क्या हो गया? Q बटे T। ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। तो 1 कूलाम प्रति सेकंड या 1 एम्पियर इक्वल टू क्या आ गया? 1 Q बटे 1 सेकंड। ठीक है, 1 कूलाम बटे 1 सेकंड। तो 1 एम्पियर क्या हो गया? 1 कूलाम प्रति सेकंड। ठीक है, इसी फॉर्मूले से लगाया जो पहला हम लोगों ने आवेश का फॉर्मूला लगाया था। ठीक है, वहीं पर अगर 1 सेकंड की परिभाषा पूछ ले और ऐसा कुछ ऑप्शन दे रखा हो तो क्या आ जाएगा? तो भी भैया वही आ जाएगा कि 1 कूलाम बटे 1 एम्पियर इक्वल टू क्या आ गया? 1 सेकंड। अगर 1 सेकंड की परिभाषा तुम लोगों से पूछ ली जाए, उसी फॉर्मूले में रखना है, फॉर्मूला रखो, आंसर निकाल लो। क्लियर? चलो नेक्स्ट है कि परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या किसे कहते हैं? परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या। ठीक है, परमाणु भार एक चीज हम लोगों ने पढ़ी थी। ठीक है, एक हम लोगों ने पढ़ी थी परमाणु क्रमांक। हाँ जी, परमाणु क्रमांक क्या होता है? इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन अथवा आना चाहिए इसमें ना, दोनों ऑप्शंस क्या है दे रखे ना। परमाणु क्रमांक तो यहां पर तथा की जगह आप लोग करोगे अथवा। ठीक है, तथा की जगह क्या करना है आप लोगों को? अथवा करना है। इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन की संख्या। ठीक है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या को क्या कहा जाता है? परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहा जाता है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। थोड़ा सा सही कर लेना इस चीज को, जो मैं पीडीएफ डालूंगा उसमें आप लोगों को सही करके दे दी जाएगी, एक बार आप लोग इसको सही कर लें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं? ठीक है, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या। अब परमाणु भार क्या चीज है? ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ेंगे परमाणु भार। परमाणु भार क्या था? प्रोटॉन प्लस जो चीजें नाभिक में उपस्थित है ना, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की जो कुल संख्या होगी वो क्या कहलाएगी? परमाणु भार। ठीक है, तो इसको ये लिख सकते हो, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या, कुल संख्या, दोनों का जोड़ कर दो। ठीक है, P प्लस N इक्वल टू क्या हो जाएगा? एटॉमिक वेट। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या क्या कहलाएगी? परमाणु भार कहलाएगी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि विद्युत धारा का प्रतीक क्या है? करंट। करंट को मेजर हम लोग किससे करते हैं? आई से करते हैं। ठीक है, पूरा नाम क्या है? एम्पियर। ठीक है, करंट को किस में मापा जाता है? एम्पियर में मापा जाता है। किस चीज से मापा जाता है? तो एम्पियर मीटर से मापा जाता है। ठीक है, एम्पियर मीटर से मापा जाता है। एम्पियर मीटर को कैसे जोड़ा जाता है? एम्पियर मीटर को जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, एम्पियर मीटर को जोड़ते कैसे हैं? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, वैसे ही वोल्ट मीटर का भी कुछ आएगा, वो भी बताऊंगा मैं आप लोगों को। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा विद्युत धारा का? डी ऑप्शन, अपना लास्ट ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा कि एम्पियर को मेजर किया जाता है किस चीज से? एम्पियर मीटर से किससे मापा जाता है? दिखाया किस चीज से जाता है? आई से डिनोट किया जाता है। मात्रक क्या है? एम्पियर है। एम्पियर मीटर को कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है किसी भी परिपथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत वाहक बल का प्रतीक क्या है? विद्युत वाहक बल को लिखते क्या है? ईएमएफ।
ईएमएफ यानी इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। ठीक है, नाम क्या है पूरा ईएमएफ का? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, विद्युत वाहक बल। यूनिट क्या है, इकाई इसकी क्या है? इकाई है वोल्ट। ठीक है, इकाई है वोल्ट। वोल्ट का प्रतीक क्या है इसका? तो जो प्रतीक है वो है V। यहाँ पर V जो दे रखा है वो क्या आ जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ईएमएफ। अब ईएमएफ की परिभाषा क्या थी कि इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाने के लिए मैं क्या करता हूँ? धक्का लगाता हूँ। ठीक है, तो वो जो धक्का लगाया जाता है उसको क्या बोला जाता है? विद्युत वाहक बल बोला जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट दे रखा है कि विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या है? तो विद्युत वाहक बल का मात्रक हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। क्लियर? विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। ठीक है, विद्युत वाहक बल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को प्रवाह करवाने के लिए लगाया गया बल क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल कहलाता है। वोल्ट मीटर से इसको मेजर किया जाता है। ईएमएफ इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है। ईएमएफ को क्या बोला जाता है? विद्युत वाहक बल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, नाम से ही पता लग जाएगा तुम लोगों को अगर तुम लिखते हो कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रो का मतलब क्या निकालोगे आप लोग? इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मोटिव का मतलब आप लोग क्या निकालोगे? मोशन से। मोशन, मोशन मतलब गति। ठीक है, फोर्स मतलब क्या होता है? बल होता ही है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स को गति करवाने के लिए लगाया गया बल क्या कहलाता है? विद्युत वाहक बल कहलाता है। क्लियर? चलिए फिर आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या है? प्रतिरोध, प्रतिरोध की परिभाषा आप लोगों ने पढ़ी होगी कि धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा, धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा। ठीक है, क्या कहलाती है? प्रतिरोध कहलाती है। प्रतिरोध को किस चीज से मेजर करते हैं हम लोग? प्रतिरोध को मेजर करते हैं मान लो कि ओम मीटर से। ठीक है, ओम मीटर। ओम मीटर क्या है? प्रतिरोध मापने की यूनिट है। दूसरी चीज क्या है कि प्रतिरोध को किस चीज में मापा जाता है? तो ओम में मापा जाता है। ओम में मापा जाता है। और ओम का प्रतीक क्या होता है? ओम का सिंबल जो होता है वो ये वाला होता है। ठीक है, प्रतीक क्या हो गया इसका? सिंबल। इस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं? प्रतिरोध को मेजर करते हैं। ओम मीटर के थ्रू करते हैं। ओम इसका मात्रक होता है, धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा पैदा करता है। और रेजिस्टेंस बोला जाता है इसको वैसे। और रेजिस्टेंस का प्रतीक ये होता है, एक तो ये आर हो गया। ठीक है, दूसरा एक इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है, ये भी आर है, बट ये क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल मतलब क्या है? परिवर्ती। तो ये क्या है? परिवर्ती प्रतिरोध। समझ आ गई चीज कि ये चीज क्या है? परिवर्ती प्रतिरोध है। और ये मेरा क्या है? फिक्स रेजिस्टेंस। ये वाली चीज अपनी क्या है? फिक्स रेजिस्टेंस है। वो क्या थी मेरी? चेंज होने वाला रेजिस्टेंस था। और ये मेरा क्या है? फिक्स रेजिस्टेंस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। समझ आ रही होगी चीजें? कहीं कोई डाउट तो नहीं है? प्रतिरोध का प्रतीक क्या है? प्रतिरोध का प्रतीक ओम है। अभी हम लोगों ने क्लियर किया है कि प्रतिरोध का प्रतीक क्या है? ओम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं चालकता के बारे में कि चालकता क्या है। तो चालकता क्या चीज है भैया? चालकता क्या है कि धारा के मार्ग में सुगमता, धारा के मार्ग में सुगमता प्रदान करती है। ठीक है, प्रतिरोध क्या था? धारा के मार्ग में बाधा पैदा करता था। और ये क्या करती है? प्रतिरोध के मार्ग में सुगमता प्रदान करती है। इसे G से डिनोट किया जाता है। ठीक है, मात्रक इसका क्या है? G इसका क्या है? प्रतीक आ गया। मात्रक क्या है इसका? साइमन। ठीक है, और प्रतिरोध के उल्टा होता है तो G इक्वल टू क्या होता है? 1/R, यानी कि प्रतिरोध के उल्टा होता है। अगर किसी चीज का प्रतिरोध ज्यादा है तो G क्या होगी? कम होगी। और अगर मान लो किसी चीज का प्रतिरोध क्या है? कम है। अगर प्रतिरोध क्या है? कम है, तो G का मान क्या होगा? ज्यादा होगा। यानी ये चीज क्या होती है? प्रतिरोध के उल्टी होती है। और इसका मात्रक क्या है? साइमन है। मात्रक क्या है इसका? साइमन है। क्लियर? एक एक चीज खोल खोल के बता रहा हूं।
पूरा का पूरा रिवीजन करवा दूंगा कि क्या क्या चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे जिनका आंसर आज आप लोगों को मिलता रहेगा, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, पर चीज़ें आप लोगों को एक एक खोल के समझा दूंगा। ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें आपकी पूरी की पूरी थ्योरी जो है वो रिपीट हो जाएगी, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, पूरी की पूरी थ्योरी आप लोगों की रिपीट हो जाएगी। चलिए, जो भी हम लोगों ने अब तक पढ़ा है, नेक्स्ट आगे बढ़े। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है किसी को? साइमन पर सेंटीमीटर किसका, ये भी मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि आगे भी ये चीज़ आएगी, ठीक है। जैसे मान लो कंडक्टिविटी आएगी, है ना, और अगर हेनरी की बात करें तो वो भी आएगा भैया, कुंडली का मात्रक है ये। ओम, ओम तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें तो मैं साथ के साथ करवाता जाऊंगा, साथ के साथ आप लोग नोट भी करते रहें, ठीक है। साथ के साथ आप लोग नोट भी करते रहें। इसकी पीडीएफ भी मैं अपलोड कर दूंगा, लेकिन इसमें आंसर के हिसाब से मुझे बनानी पड़ेगी वो। तो चलें आगे कि विद्युत धारा के मार्ग में सुगमता प्रदान करता है, वो क्या कहलाता है। अभी परिभाषा लिखी थी हम लोगों ने कि धारा के मार्ग में सुगमता प्रदान करता है, तो उसको क्या बोला जाता है, कंडक्टेंस बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, कंडक्टेंस बोला जाता है। एडमिटेंस, ससेप्टेंस और इम्पीडेंस, ये तीनों चीज़ें अभी आप लोगों को पढ़ाई नहीं गई है, इसको एक बार आप लोग छोड़ दें। ये हमारा एक चैप्टर आएगा जिसका नाम होगा एसी थ्योरी, ठीक है। एसी थ्योरी नाम का एक टॉपिक आएगा अपना, उसके अंदर हम लोग इन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे, एडमिटेंस वगैरह के बारे में। तो अभी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस हो जाएगा। इसको क्या बोला जाता है, चालकता बोला जाता है। अगर वहीं पर आपको कंडक्टिविटी लिख दी जाए तो उसका मतलब क्या है, विशिष्ट चालकता, जो उल्टी किस चीज़ की होती है, विशिष्ट प्रतिरोध के, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट दे रखा है कि चालकता का प्रतीक क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को क्या दे रखा है, चालकता का प्रतीक क्या है। तो चालकता का प्रतीक, चालकता का मैंने बताया था कि इसको हम लोग किस चीज़ से डिनोट करते हैं, जी से डिनोट करते हैं चालकता को, ठीक है। नेक्स्ट है कि विभव का मात्रक क्या है, विभव, ठीक है। विभव को चीज़ क्या हम लोगों ने बताई थी, पोटेंशियल, इसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बोला जाता है विभव को, ठीक है। इस चीज को क्या बोला जाता है, पोटेंशियल बोला जाता है। एक चीज विभवांतर नाम पढ़ा था हम लोगों ने ना, जिसको हम लोगों ने क्या बोला था, पोटेंशियल डिफरेंस बोला था, पोटेंशियल। इसको तो बोला जाता है, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए बता देता हूं, पोटेंशियल। और पोटेंशियल का मात्रक क्या है, वही मात्रक है वोल्ट, ठीक है। तो पोटेंशियल का मात्रक भी क्या है, वोल्ट ही है, ठीक है। विभव का मात्रक, विभव, वोल्टेज और विद्युत वाहक बल, तीनों का मात्रक एक ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस का मात्रक क्या है, सेम वही चीज है, पोटेंशियल डिफरेंस का भी मात्रक वही है। विभवों में पैदा होने वाला अंतर क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, विभवों में पैदा होने वाला अंतर क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। क्लियर। तो ये क्या कहलाता है, इसका मात्रक क्या है, वोल्ट है, और इसको डिनोट किस चीज से करते हैं, V से किया जाता है, ठीक है। विभवांतर का प्रतीक भी आगे नीचे तुम लोगों को पूछ रखा है कि विभवांतर का प्रतीक बताओ, तो ये सारी की सारी चीजें हम लोग जो है वो पढ़ ही चुके हैं, तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे इंपॉर्टेंट चीजें आ गई, परमाणु संरचना का नियम। परमाणु संरचना का नियम हम लोगों ने पढ़ा था, एक चीज पढ़ाई थी मैंने आपको कक्षाओं के बारे में, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने लिखा था KLMNOP, है ना। इस हिसाब से हम लोगों ने कुछ कक्षाएं लिखी थी। अब उस कक्षाओं के हिसाब से पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, दूसरी में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तीसरी में कितने भरे जाते हैं, इस हिसाब से कुछ चीजें हम लोगों ने लिखी थी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला था 2, 8, 18, 32, इस हिसाब से हम लोगों ने भरा था। तो यहां से तुम लोगों को पूछा है कि K कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो K कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो एक तो इसका फॉर्मूला होता है 2n² के हिसाब से बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला एग्जाम में पूछा जाता है कि परमाणु संरचना को जो आप प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, परमाणुओं को रखने का क्रम किस हिसाब में होता है, इलेक्ट्रॉनों को रखने का क्रम किस हिसाब से होता है, ठीक है। तो 2n² के हिसाब से इलेक्ट्रॉनों को हम लोग रखते हैं। तो K कक्षा में कितने आएंगे, 2। L कक्षा में कितने आते हैं, 2 के बाद 8, ठीक है। ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी कि पहले 2 आएंगे, फिर 8 आएंगे, ठीक है, फिर 18 आएंगे। तो इसमें कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। K में 2 आ गए, L में 8 आ गए, M में कितने आ गए, 2, 8, 18।
ठीक है, तो इसमें कितने आ जाएंगे, 18 आ जाएंगे। चौथी कक्षा की अगर मैं बात करूं, n कक्षा की बात करूं, तो इसमें 32 आ जाएंगे। इस हिसाब से क्या हो जाएगा, इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं कि पहले में 2 आएंगे, फिर 8 आएंगे, फिर 18 आएंगे, फिर 32 आएंगे, ठीक है। 2n² का एक फॉर्मूला होता है, जिस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, इसको भरते हैं। लाइक ऐसे भरा जाएगा इसको कि मान के चलो कि ये चीज़ है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो पहले में कितने आएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। फिर इसमें कितने आएंगे, 2 8, ठीक है, 3 4 5 6 7 8। तीसरे में 18, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। तो इस हिसाब से भरे जाएंगे। चौथी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 32 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इस हिसाब से कक्षाओं में भरेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, K L M N, ये कक्षाओं का क्रम भर दिया, ठीक है। एक दो चीजें और याद रखना कि लास्ट क्लास में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कभी नहीं आएंगे, ठीक है। अंतिम क्लास में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कभी नहीं आएंगे। हमारा स्विच बोर्ड हमें धोखा दे जाता है बीच बीच में, तो बोला गया है कि मालिक इसको बदला लें, ठीक है, ताकि ऐसे क्लास बीच में बंद ना हो। अब आप लोग मुझे, जब तक ये स्टार्ट होती है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि चीज़ें आप लोगों को समझ आ रही है कि नहीं आ रही, कितने क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं। बड़े सिंपल क्वेश्चन थे, बस ये मान के चलो कि तुम्हारी चीज़ें जो है वो रिपीट हो रही है सिर्फ, ठीक है। आज की क्लास में तुम्हारी जो चीज़ें हैं वो सिर्फ रिपीट हो रही है, ठीक है। तो चीज़ें मेरे ख्याल से आशा करता हूँ कि समझ आ रही होगी सारी, क्योंकि इतना ज़्यादा मुश्किल टास्क नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, आराम से तुम लोग जो है वो कर पाओगे। तब तक हम 2 मिनट की बात कर लेते हैं, देन उसके बाद जैसे ही हमारी PDF वापस ओपन हो जाती है तो हम पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आज का जो सेशन है वो आपको कैसा लगा, कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताएं। कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है। ऐसी ही क्लासेस देखने के लिए आप लोग एग्जाम मंच एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, और वहाँ पर आप लोगों को सारे लेक्चर मिल जाएंगे, जिसके अंदर हम लोग जो है वो खुल जा भाई प्रारंभिक विद्युत, ठीक है। तो सारे लेक्चर आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगे। इसको थोड़ा सा कर लेते हैं हमारी जूम, ठीक है। तो कहाँ तक हम लोग जो है वो पढ़ चुके थे, काफ़ी ऊपर चलेगा ना, ये लो। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था कि भैया n कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों का वर्गीकरण हम लोगों ने देख लिया था कि कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स आने हैं। यहाँ तक हम लोग जो है वो पढ़ चुके थे कि कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आने हैं, K में कितने आने हैं, L में कितने आने हैं, M में कितने आने हैं, N में कितने आने हैं। ये जो चीज़ें हैं वो हम लोग पढ़ चुके थे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक प्रेस हीटर विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव उत्पन्न करते हैं। तो सिंपल सी बात है, कोई भी चीज़ बता देगा कि ये जो सारे के सारे काम करते हैं, ये काम करते हैं जूल के नियम पर, ठीक है। जूल के नियम के ऊपर काम करते हैं। अब जूल का नियम क्या था, H = I²RT, ठीक है। और जूल का नियम किस चीज से रिलेटेड था, तो जूल का नियम रिलेटेड था उष्मा से, ठीक है। जूल का नियम किस चीज से रिलेटेड था, उष्मा से। अब आप लोग मुझे बताओगे कि उष्मा का मात्रक क्या होता है। तुम लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, उष्मा का मात्रक क्या होता है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। उष्मा का मात्रक क्या होता है, ठीक है। चलिए, तो ये किस चीज पर काम करेंगे, तो ये हीटिंग इफेक्ट पे काम करते हैं, उष्मीय प्रभाव के ऊपर काम करते हैं। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत घंटी, मोटर, फैन आदि में कौन सा विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है? तो आप लोगों ने एक चीज पढ़ी होगी कि विद्युत धारा की अगर मैं बात करूं, पंखे वगैरह की, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम करते हैं, चुंबकीय पर। मोटर होगी, फैन हो गया, विद्युत घंटी हो गई, तो ये क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम करते हैं, चुंबकीय इफेक्ट पे काम करते हैं। ये चीज आपको चुंबक का जब हम चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें सारी चीज समझ आ जाएगी। उसके बाद मोटर, जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर, ये सारे के सारे क्या है, मोटर, जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर, ये सारे के सारे क्या काम करते हैं मेरे, विद्युत के चुंबकीय प्रभाव के ऊपर काम करते हैं। क्लियर? ये क्या करते हैं, विद्युत के चुंबकीय प्रभाव के ऊपर कार्य करते हैं। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि सेल, विद्युत लेपन, धातु निष्कर्षण आदि में विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है? तो कल हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे सेल और बैटरी, ठीक है, प्रीवियस क्लास में हम लोग सेल और बैटरी पढ़ा था हम लोगों ने ना, सेल और बैटरी। अब सेल और बैटरी में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि विद्युत अपघटन नाम पढ़ा था, विद्युत अपघटन के उपयोग, विद्युत अपघटन के उपयोग, ये चीज पढ़ी थी हम लोगों ने ना। तो उसमें कई चीज थी मेरी, उसमें एक नाम था विद्युत रंजन, एक नाम क्या था, विद्युत रंजन, ठीक है, रंजन, ठीक है, एक था धातु निष्कर्षण, एक था धातु शोधन, एक क्या था, धातु शोधन, ये नाम थे, ठीक है। एक था इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये थे यार, हिंदी में थोड़ा सा नाम कंफ्यूज हूँ मैं उस चीज में, पर आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है, धातु निष्कर्षण। धातु निष्कर्षण हमारा कौन से चैप्टर के अंदर पढ़ा था हम लोगों ने पढ़ा था सेल और बैटरी में, ठीक है। यहाँ पर सेल भी दे रखा है, विद्युत लेपन भी दे रखा है, सॉरी एक नाम क्या था, विद्युत लेपन, विद्युत लेपन था, है ना, विद्युत लेपन। तो ये सारी की सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी सेल और बैटरी में। और सेल और बैटरी जो होते हैं वो क्या करते हैं, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करते हैं, विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, ठीक है। सेल और बैटरी जो भी हैं बदलने का काम करते हैं, ठीक है। ये क्या काम करते हैं, सेल और बैटरी जो होते हैं वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करते हैं। यानी कि ये किस इफेक्ट पे काम करेंगे, तो ये काम करेंगे मेरे रासायनिक प्रभाव के ऊपर, ठीक है। सेल और बैटरी किस पे काम करेंगे, रासायनिक प्रभाव के ऊपर काम करेंगे। और रासायनिक सेल क्या काम करता है, ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, ठीक है, रासायनिक सेल। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि सेल कितने प्रकार के होते हैं, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं कि किरण प्रभाव का उपयोग कहाँ पे किया जाता है। किरण प्रभाव यानी कि रे इफेक्ट। आप लोगों ने एक्सरे करवाया होगा ना, एक्सरे करवाया होगा, ठीक है। अगर आपने नहीं करवाया तो किसी का देखा जरूर होगा। तो उसमें क्या होता है, किरण प्रभाव काम करती है। ये किस में करती है, एक्सरे मशीन जो होती है उसमें करती है। विद्युत घंटी के अंदर क्या है, चुंबकीय प्रभाव काम करता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था। विद्युत हीटर के अंदर उष्मीय प्रभाव काम करता है, ठीक है। सेल के अंदर क्या होता है, रासायनिक प्रभाव काम करता है। सेल के अंदर क्या काम करता है, रासायनिक प्रभाव काम करता है, ठीक है, रासायनिक जो सेल होता है उसमें। और इसमें क्या होता है, एक्सरे मशीन में कौन सा प्रभाव काम करता है, किरण प्रभाव, ठीक है। तो किरण प्रभाव किस पे काम करता है मेरा, रे इफेक्ट्स, किसमें, एक्सरे में। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहा जाता है। धारा की परिभाषा हम लोगों ने पढ़ी थी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर करंट, ठीक है ना, ये चीज पढ़ी थी हम लोगों ने कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर करंट। तो करंट की परिभाषा है, तो यहां पर विद्युत धारा आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर करंट। विद्युत धारा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को धारा कहा जाता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहां पर मैं आप लोगों से पूछ लेता हूं कि धारा की दिशा क्या होती है, धारा की दिशा, ठीक है। ऑप्शन ए है पॉजिटिव टू नेगेटिव, कमेंट सेक्शन में बताना लिख के, पॉजिटिव टू नेगेटिव, या बी ऑप्शन देता हूं आप लोगों को, नेगेटिव टू पॉजिटिव,
ठीक है, दो ऑप्शन देता हूं कि पॉजिटिव टू नेगेटिव या नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्लियर? ऑप्शन तुम लोगों के सामने है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और सीधा ए भी मत लिखना, पूरा नाम लिखना, नहीं तो पता नहीं लगेगा कि कौन से आंसर का ए जो है वो आप लोगों ने बताया, बी आप लोगों ने बताया। तो पूरा का पूरा नाम लिखना कि धारा का प्रवाह पॉजिटिव टू नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नेगेटिव टू पॉजिटिव, कुछ भी जो भी हो दोनों में आते हैं वही आप लोगों को बताना है। चलिए क्लियर, आगे बढ़ते हैं कि 1 एम्पियर विद्युत धारा किसके प्रवाह के रूप में परिभाषित की जाती है? 1 एम्पियर, एक चीज बताई थी ना कि I इक्वल टू क्या था, Q बटे T, ये चीज पढ़ी थी हम लोगों ने। तो 1 एम्पियर, ये चीज पढ़ी थी ना कि 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर किसी तार में से 1 सेकंड समय में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो जाए तो बहने वाली धारा का मान क्या होगा? 1 एम्पियर होगा। तो 1 कूलाम प्रति सेकंड क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1 कूलाम पर सेकंड क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चीजें आ रही है समझ में? आनी भी चाहिए। ठीक है, मजा भी आ रहा होगा आज की क्लास में पढ़ने में, क्योंकि सारी की सारी चीजें आप लोगों की पढ़ी हुई है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और बहुत सिंपल है। एम्पियर का प्रतीक क्या है? एम्पियर ये होगा। हाँ जी, एम्पियर का प्रतीक क्या होगा बताएंगे जरा आप? ए होगा? नहीं मालिक, एम्पियर का जो प्रतीक होगा, अच्छा एम्पियर है ना, हाँ एम्पियर का यही होगा। ठीक है, धारा का पूछे तो आई आएगा। ठीक है, तो ये प्रतीक किसका है? धारा का, करंट का। एम्पियर का प्रतीक ये होगा। क्लियर? एम्पियर मीटर से इसको मेजर किया जाता है। आगे बढ़े, यहां तक कोई भी डाउट? यहां तक कोई भी डाउट किसी भी प्रकार का? चलो आगे चलते हैं भाई। विद्युत धारा की SI यूनिट क्या है? करंट की SI यूनिट एम्पियर ही होगी यार, SI यूनिट तो। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी? SI यूनिट एम्पियर में। चलिए नेक्स्ट है, विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है? एनर्जी को किस चीज में मापते हैं? तो एनर्जी को मापा जाता है किलोवाट घंटा में, kWh में। ऊर्जा की यूनिट क्या है? किलोवाट घंटा। कंफ्यूज मत हो ना, यूनिट पूछिए यहाँ पे। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को मेजर करते हैं, इसमें टाइम भी साथ आएगा, ध्यान रखना, किलोवाट अकेला नहीं आएगा, टाइम भी साथ आएगा, kWh आएगा। नेक्स्ट है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? विद्युत शक्ति को मेजर करते हैं वाट में। ठीक है, विद्युत शक्ति क्या होती है? वाट में इसको मेजर किया जाता है। ओम, एम्पियर, वोल्ट तो तीनों आप लोगों को पता ही है कि ओम किसकी यूनिट है भैया? तो ये तो प्रतिरोध की यूनिट है, कई बार पढ़ चुके हैं। ये धारा की यूनिट है। ठीक है, ये शक्ति की यूनिट आ गई और ये यूनिट किस चीज की आ गई? वोल्ट यानी वोल्टेज की। एक शक्ति का फॉर्मूला बता देता हूँ, P इक्वल टू क्या होता है? V इंटू आई होता है DC के लिए। P इक्वल टू क्या होता है? V स्क्वेयर अपॉन R होता है। और P इक्वल टू क्या होता है? I स्क्वेयर R होता है। तीनों फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रखते हैं हम इसको। ठीक है, ये क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन में पूछा जाता है, न्यूमेरिकल आता है। ये चीज़ किसके लिए यूज होती है? DC के लिए यूज होती है। AC के लिए P इक्वल टू क्या होता है? AC में P इक्वल टू क्या होता है? V इंटू आई इंटू कोस फाई। ठीक है, ये चीज़ यूज होती है AC के अंदर और ये जो चीज़ यूज होती है वो DC के अंदर होती है। क्लियर? यहाँ तक कोई भी डाउट किसी भी प्रकार का, किसी भी बच्चे को कहीं भी संशय हो तो कमेंट कर देना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया है, जिस विद्युत धारा का मान और दिशा एक नियत दर पर परिवर्तित होती है वो क्या कहलाती है? दो चीजें लिखी थी मैंने कि भैया एक इस हिसाब से क्या हो रही है मेरी, परिवर्तित होती है, और एक क्या चल रही है मेरी, इस हिसाब से चल रही है। ठीक है, ये पॉजिटिव आ गई, ये नेगेटिव आ गई, ये पॉजिटिव आ गई, और ये हमेशा क्या चलती है? पॉजिटिव में ही चलती है। ठीक है, तो अब इसमें चीज पूछी है कि वह विद्युत धारा जिसका मान व दिशा, अब ये क्या है? मान है। ठीक है, यहाँ 0 से स्टार्ट हुई है, ये भी 0 से स्टार्ट हुई है। मान व दिशा क्या है? एक बार क्या है? पॉजिटिव साइड है और एक बार क्या है? नेगेटिव साइड है।
ठीक है। और मान क्या हो रहा है, जैसे मान लो कि यहाँ पर 220 वोल्ट है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगी 110 वोल्ट आ गई, ठीक है, यहाँ पर क्या आ गई 0 वोल्ट आ गई, ठीक है, फिर नेगेटिव में आ गई चीज़ें। इसी हिसाब से ये चीज़ें जो चलती रहेगी तो वह क्या कहलाती है, तो ये साइन वेव बन रही है और ये क्या है एसी। इसको क्या बोला जाता है हिंदी में, प्रत्यावर्ती धारा। तो वह धारा जिसका मान समय के साथ परिवर्तित होता रहता है वो क्या कहलाती है, मेरी एसी कहलाती है, अल्टरनेटिंग करंट कहलाती है। जिस विद्युत धारा का मान व दिशा एक नियत दर पर परिवर्तित होता रहता है वो क्या कहलाती है, एसी कहलाती है, अल्टरनेटिंग करंट कहलाती है, या प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लियर, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है। पीडीएफ दे दूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। और आप लोगों को अगर पूरा कोर्स देखना है, ठीक है, तो आप लोग एग्जाम मंच एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। ठीक है, अगर आप लोग ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो एग्जाम मंच एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वहाँ पर आप लोगों को पूरा का पूरा कोर्स मिल जाएगा। और बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने पढ़ाया है, एरर फ्री कंटेंट जो है वो आप लोगों को दिया है। तो आप लोग वहाँ जाकर एक बार जरूर चेक करें। डेमो क्लास भी अपलोड है। अगर क्लास पसंद आए, आज की क्लास पसंद आए और डेमो क्लास अगर आप लोगों को पसंद आए, तो टेक्निकल की जो वैकेंसीज आती है, चाहे वो IT इंस्ट्रक्टर की हो, लाइनमैन की हो, शिफ्ट अटेंडेंट की हो, WPO की हो, कोई भी वैकेंसीज हो, उस वैकेंसी में आपको ये कोर्स बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। मेरा मानना है कि 2000 के लगभग मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवा दूं ऑब्जेक्टिव टाइप में। थ्योरी तो अपनी अलग चलेगी, इसके साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आप लोगों को प्रीवियस ईयर के भी करवाए जाएंगे। अलग अलग तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दे रखा है, जिस विद्युत धारा का मान व दिशा स्थिर रहती है। ठीक है, अभी हम लोगों ने पढ़ी थी कि इस हिसाब से बनी है। तो ये क्या है, डीसी। जीरो से चलिए, देखो हमेशा क्या कर रही है, प्लस में ही चल रही है। उसमें क्या था, उसमें इसी हिसाब से चल रही थी। ठीक है, तो ये क्या थी, एसी थी, और ये क्या है, मेरी डीसी है। इसमें धारा का मान और दिशा बदलता नहीं है, उसमें क्या होता है, फिक्स रहती है। डीसी जो होती है वो मेरी 3 प्रकार की होती है। देखो डीसी जो होती है वो 3 प्रकार की इस फॉर्म में भी होती है। ठीक है, इस फॉर्म में भी होती है मेरी डीसी, जो बिल्कुल जीरो पे नहीं जाती। ठीक है, एक मेरी डीसी क्या होती है, इस फॉर्म में भी होती है, ये भी मेरी डीसी है। क्लियर है, ये भी मेरी क्या है, डीसी है। तो डीसी की ये 3 फॉर्म है। एसी में भी ऐसे ही 3 फॉर्म बनती है। एसी में एक स्क्वायर वेव बनती है, ये स्क्वायर वेव बन गई। ठीक है, एक सॉटूथ वेव बनती है, तो ये इसी हिसाब से बन जाएगी। तो ये भी एसी की फॉर्मेट है। ठीक है, डीसी और एसी दोनों के 3-3 बनते हैं। ये आगे हम लोग जब एसी थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ आप लोगों को पढ़ाऊंगा मैं अच्छे से। ठीक है, चलो तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, जिसमें दिशा का मान स्थिर रहता है उसको क्या बोला जाता है, दिष्ट धारा बोला जाता है या डीसी बोला जाता है। ठीक है, हिंदी में नाम दे रखा है, यहाँ पे निमी पैटर्न पूछा जाता है तो दिष्ट धारा नाम दे रखा है। चलिए आगे दे रखिए कि 1 वोल्ट बराबर क्या होता है। 1 वोल्ट की परिभाषा पूछिए यहाँ पर। हाँ जी, 1 वोल्ट बता पाएंगे? तो विद्युत वाहक बल का क्या होता है, वो मान, विद्युत वाहक बल का वो मान जो 1 ओम प्रतिरोध वाले चालक में से 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करवा दे। ठीक है, यानी कि 1 वोल्ट क्या होता है, 1 V बराबर क्या होता है, V इक्वल टू I इंटू R होता है ना। ठीक है, तो किसी प्रतिरोध का मात्रक क्या है, किसी चीज की वोल्टेज क्या है, अगर 1 वोल्ट की पूछे तो 1 एम्पियर करंट और 1 ओम प्रतिरोध हो, तो इसके हिसाब से 1 वोल्ट प्रति एम्पियर, ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, 1 एम्पियर सेकंड भी नहीं है। 1 कुलाम प्रति जूल, जूल प्रति कुलाम, ये मात्रक थोड़ा सा अलग दे रखा है इसका। तो 1 वोल्ट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, इसको थोड़ा सा देख लेता हूँ मैं कि इसमें क्या क्या फॉर्मूले जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। क्या ये क्वेश्चन सही बना है? 1 सेकंड रुक जाए दोस्त। एक वोल्ट इज इक्वल टू 1 वोल्ट। ठीक है, ये तो गलत हो जाएगा। 1 एम्पियर पर सेकंड, ये भी गलत हो जाएगा। 1 कुलाम प्रति जूल, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, 1 जूल प्रति कुलाम। ठीक है, ए ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका, राइट आ जाएगा कि 1 वोल्ट इक्वल टू क्या होता है, 1 जूल
प्रति कूलाम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा कि 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल प्रति कूलाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है। प्रतिरोधकता को हम लोग क्या लिखते हैं, रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी। ठीक है, इसको प्रतिरोधकता लिखते हैं। प्रतिरोधकता को डिनोट करते हैं रो नाम से। ठीक है, रो, रे आधा हो, रहो। ठीक है, रो इक्वल टू क्या होता है, आर ए अपॉन एल होता है। रो इक्वल टू क्या होता है, आर ए अपॉन एल होता है। अब इसका मात्रक क्या है, देखो प्रतिरोध का मात्रक हम लोगों को पता है ओम। यहां पर भी देखना आप लोगों को मीटर दे रखा है, सेंटीमीटर दे रखा है, क्या दे रखा है, इनटू। अब हम लोगों को मीटर में दे रखी है कोई चीज। ठीक है, तो मीटर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर बटे मीटर। ठीक है, एल का मात्रक क्या हो गया, मीटर। 1 मीटर से ये स्क्वायर वाला कट गया तो ये क्या बच गया, ओम मीटर। ठीक है, ये क्या आ गया, ओम मीटर। पूछ लिया जाता है, बाकी वैसे तो आपको पता ही है कि जूल किसका मात्रक होता है, ये उष्मा का मात्रक होता है, ये ओम का मात्रक होता है, एम्पियर करंट का मात्रक होता है। तो बचा क्या है मेरा, एक ओम मीटर ही बचा है। तो ओम मीटर क्या आ जाएगा, इसका ओम मात्रक आ जाएगा प्रतिरोधकता का। ठीक है, और प्रतिरोधकता क्या होती है, इसे रो से डिनोट करते हैं। रो इक्वल टू क्या होता है, आर ए अपॉन एल होता है। और प्रतिरोधकता किस चीज पर निर्भर करती है, यह पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। निर्भर करती है, ये किस चीज पर निर्भर करती है, पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर करती है। ठीक है, तो एक सेशन आज का यहीं तक हम लोग जो है वो करते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, वीडियो पसंद आए तो कमेंट करना, जहां भी समझ ना आए वहां भी कमेंट करना। आशा करता हूं कि चीज़ें पूरी क्लियर हुई होगी आप लोगों के माइंड में। अगर क्लियर नहीं हुई है तो कमेंट आप लोगों को करना ही करना है, और अगर चीज़ें क्लियर हो गई है तो एक बार एग्जाम मंच एप्लीकेशन जाएँ, वहाँ पर जाके आप लोगों को जो कंटेंट मिल रहा है उसको आप लोग देखें। पसंद आए तो आप लोग जो है वो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ऐसे ही एरर फ्री कंटेंट जो है वो निरंतर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। PDF आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बस अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। क्लास अच्छी लगे हो तो ज़रूर आप लोग बताएं अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी गवर्नमेंट जॉब लग जाए। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, जय हिंद।